हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्ट्रीमलाइन एजुकेशन पर। मैं हूं चेतन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर स्पेस मिशंस। तो जल्दी से अपना चादर ले लिए और सोने के लिए तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के पहले चलो देखते हैं कुछ बेसिक्स जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक्स आपने अच्छे से सीख लिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो चालू करते हैं या शुरू करते हैं विद सम डेफिनेशंस। पहला था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, अब एस्केप वेलोसिटी ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन, और जिन्होंने ग्रेविटेशन अच्छे से किया है उनके लिए न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो पहला चैप्टर अच्छे से कर लो। चलो तो देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड्स so that it overcomes the gravitational force of attraction of earth and does not return back to the earth. Okay, तो क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? समझ लो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से कोई चीज़ मैं ऊपर फेंकता हूँ विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, तो समझ जाओ कि यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट चला गया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। फिर मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी पहले लगाई थी उससे और ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी से उसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो यहाँ पे चला गया। फिर से मैंने इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दी तो यहाँ पे चला गया। ऐसा ऐसा करते करते अगर मैं चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिलेगी जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के बाहर चला जाएगा और वापस अर्थ पे नहीं आएगा। एंड दैट इज नथिंग बट द व्हाट? एस्केप वेलोसिटी। सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? The minimum initial velocity with which an object should be launched vertically upwards so that it overcomes the gravitational force of attraction and does not return back to the earth, इसी को कहते हैं escape velocity। अब escape velocity का फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। What is the formula for escape velocity? That is under root 2gm upon r। एस्केप वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एस्केप, VESC, एंड वी एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। अब यहाँ पे g किसके लिए स्टैंड होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या होता है? अगर हम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मास ऑफ अर्थ होगा और ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा। तो मास ऑफ अर्थ भी याद रखना है, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी याद रखना है, दैट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। और अगर किलोमीटर्स में लिखना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट 6400 किलोमीटर्स। ऑल दीज वैल्यूज शुड बी लर्नड। ओके, कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में ये वैल्यूज न दिए गए हो और आपको वो डालने पड़े। चलो, तो दिस था रिगार्डिंग एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, अंडर रूट 2gm अपॉन r। g स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me मास ऑफ अर्थ, re इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और अब जो सेकंड देखने वाले हैं दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? आपने अगर स्पेस मिशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 2 स्टेज रॉकेट लगता है, ठीक है। कितने स्टेज वाला रॉकेट? 2 स्टेज वाला रॉकेट। पहले स्टेज में क्या किया जाता है कि जो रॉकेट है, ओके, वो सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाता है। ओके, कितने हाइट पे लेके जाना है ये डिपेंड करता है ऑन द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो सकता है या फिर ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है। ओके, तो ये किसका फंक्शन है? सैटेलाइट का फंक्शन है। जो वेदर फोरकास्ट के लिए सैटेलाइट यूज़ होगा उसको ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर देखना है, ध्यान देना है, तो उसको ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग वाला सैटेलाइट है उसको काफ़ी हाइट पे लेके जाना पड़ेगा और बाद में उसको अर्थ के ऑर्बिट में घुमाना पड़ेगा। ओके, तो
जब भी आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो पहले उसको एक एस्केप वेलोसिटी दी जाएगी या इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, जिसके वजह से वो एक पर्टिकुलर हाइट तक रीच करेगा। ठीक है, फिर वही जो रॉकेट है जिसने सैटेलाइट को अपने साथ लेके आया है उसको टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, और फिर उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और इस हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल वेलोसिटी के वजह से जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में गोल गोल स्टेबल घूमना शुरू हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है, रॉकेट लॉन्च करते वक्त पहले रॉकेट को वर्टिकली अपवर्ड लेके जाते हैं टू द डिजायर्ड हाइट, फिर उसको टिल्ट करते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है, फिर वो अर्थ के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है उसी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, सो द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और द टेंजेंशियल वेलोसिटी given to a satellite in order to put it in a stable circular orbit round the earth is called as what? Critical velocity। फिर से एक बार, critical velocity क्या है? ये एक minimum horizontal velocity है। किसको दिया जाता है ये? To the satellite so as to put it in a stable circular orbit round the earth is called as critical velocity। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं VC से, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है √GM अपॉन R+H। ठीक है, फॉर्मूलीज बहुत अच्छे से याद कर लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान देके फॉर्मूलीज लर्न करो। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है √GM अपॉन R+H। ठीक है, अब ये R+H क्या है? अब सपोज ये अर्थ का सरफेस है और सैटेलाइट यहाँ पे कहीं तो है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो अर्थ के सेंटर से यहाँ तक क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन सैटेलाइट इज एट सिग्निफिकेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए हाइट को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस जैसे एरोप्लेन जिस हाइट से उड़ता है तो ऐसे हाइट्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ ये हाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन सैटेलाइट काफ़ी ऊपर रहता है, काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है, इसलिए वो हाइट को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सैटेलाइट का जो सरफेस ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस है उसी को हम बोलेंगे h। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से कितना हुआ? अर्थ के सेंटर से, ओके, यानी कि ये हो गया, यानी कि R+H। So what is R+H? It is the distance of the satellite from the center of the earth, जिसमें R जो कैपिटल है रेडियस ऑफ द अर्थ है और H जो है हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट चीज़ जो याद रखनी है, फिर से मैं एस्केप वेलोसिटी पे आऊँगा। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2GM E अपॉन RE, अगर वो अर्थ से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली, और एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कितना होता है? इट इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये वैल्यू भी याद करके रख लेना। अब जो न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमको एक्सरसाइज में, उसमें इंडाइसेस का काफ़ी रोल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, तो उसके भी कुछ बेसिक्स देख लेते हैं रिगार्डिंग द इंडाइसेस। चलो पहला वाला देखेंगे, a to the power x into b to the power y। ठीक है, सॉरी, a to the power x into a to the power y। अब देखो यहाँ पे जो बेस है इनको क्या बोला जाता है? बेस, और ये उनके पावर्स है। तो पहला रूल याद रखना, इफ द बेसेस आर इक्वल देन इफ दे आर मल्टीप्लाइड द पावर्स विल गेट एडेड। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे, a to the power x plus y। अगर a to the power x डिवाइडेड बाय a to the power y है तो द पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, यानी a to the power x minus y। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपको दिया है 7 to the power 2 इंटू 7 to the power 9, तो कितना हो जाएगा? ये बेसिस सेम, पावर्स विल गेट एडेड क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो दिस विल बी 7 to the power 2 plus 9 यानी कि 7 to the power 11। ठीक है, तो यही चीज़ आपको माइनस साइन में मिल सकती है, जैसे 2 to the power -6 इंटू 2 to the power 4, तो ये क्या हो जाएगा? बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन, पावर्स विल गेट एडेड,
यानी 2 टू द पावर -6 प्लस 4। माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि 2 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टू द पावर -2। तो ये सब रूल्स अच्छे से याद रख लेना। अब a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, समझो a टू द पावर 17 दिया है अपॉन a टू द पावर 8 दिया है, तो डिवीजन रहेगा, बेसिस सेम है तो पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। a टू द पावर 17 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा a टू द पावर 9। ठीक है, अब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, इसलिए मैंने ग्रेविटेशन में भी ये बताया था। चलो अभी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सपोज आपको दिया है a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर y। ध्यान से देखना, ये एक न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर y आपको दिया है, अगर बेसिस इक्वल है, बेसिस के बीच में इक्वल टू साइन है, तो ध्यान में रखना कि उनके पावर्स भी इक्वल है। ओके, सो आई कैन राइट अगर बेसिस इक्वल तो पावर्स भी इक्वल, देयरफॉर x इक्वल्स टू y। ठीक है, अब इसका उल्टा, उल्टा यानी कि अगर आपको दिया है a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर y, अब बेसिस जो है, सॉरी इसको भी x कर देता हूँ, अब बेसिस जो है वो सेम नहीं है, लेकिन जो पावर्स है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बेसिस इक्वल थे लेकिन पावर्स अलग थे, यहाँ पे बेसिस अलग है और पावर्स इक्वल है। तो अगर पावर्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनके बेसिस भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और अगर बेसिस इक्वल है तो उनके पावर्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और हम जो भी फॉर्मूलीज यूज़ करते हैं, ओके, तो जनरली उनके जो यूनिट्स हमको डालने पड़ते हैं, यानी कि आपको कोई वैल्यू दी है, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू 228 किलोमीटर्स। ठीक है, तो SI सिस्टम में, SI सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम है, ओके, इसके अंदर लेंथ हमेशा मीटर्स में लेनी चाहिए। लेंथ हमेशा मीटर्स में, यानी कि डिस्टेंस हो सकता है मीटर्स में, हाइट हो सकती है मीटर्स में, लेकिन किलोमीटर्स में नहीं लेंगे, मीटर्स में ही लेंगे while we are putting these values in these formulas. Okay, then mass जो होता है that will obviously in kg, mass जो रहेगा हमेशा kg में लिया जाएगा, और जो टाइम होगा वो हमेशा सेकेंड्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको किसी क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू 28 किलोमीटर्स, टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट्स, ओके, एंड मास इक्वल्स टू 50 ग्राम्स, 5000 ले लेते हैं, 5000 ग्राम्स। तो आप किसी भी फॉर्मूला में डालना है तो पहले इनको कन्वर्ट कर लेना। डिस्टेंस 28 किलोमीटर्स है तो डिस्टेंस को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स से मीटर्स में, तो मल्टीप्लाई इट बाय 1000, तो ये बन जाएगा 28,000 मीटर्स। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड इट बाय 1000। टाइम 5 मिनट्स है, हमको पता है कि 1 मिनट यानी कितने सेकंड होते हैं, 60, तो टोटल सेकंड्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकंड। ठीक है, देन मास 5000 ग्राम है। ठीक है, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी, टू ब्रिंग इट इन SI यूनिट। तो केजी करना है, ग्राम को अगर किलोग्राम में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, एंड केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको डिवाइड कर लो 1000 से तो यू विल गेट केजीज। तो कितने हो गए, 5 केजीज। चलो ये सब बेसिक चीज़ें अच्छे से देख लो, और अभी जल्दी शुरू करते हैं हम सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स। नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इफ मास ऑफ अ प्लैनेट is 8 times the mass of the earth and its radius is twice the radius of the earth, what will be the escape velocity for that planet? क्या दिया गया है कि एक planet है जिसका मास 8 times the mass of earth है और जिसका रेडियस 2 times the radius of earth है, तो उस planet पे escape velocity कितनी होगी ये ढूंढ के निकालना है। अब escape velocity of earth हमको पता है, ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। सोल्यूशन पहले लिखना है गिवन इंफॉर्मेशन, दैट इज पहले तो हम ये लिख लेंगे कि मास ऑफ अर्थ ये कितना होता है, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। देन रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना होता है, 6 इंटू 6.4 इंटू
10 to the power 6 मीटर्स। ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। वी एस्केप यानी कि एस्केप वेलोसिटी किसका, अर्थ का, इज इक्वल टू √2gm अपॉन r। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ये ऑलरेडी हमको पता है कितना है, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अगर ये आपको याद नहीं है तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और ये अगर आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब ऑब्वियसली ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो वी एस्केप ऑफ प्लैनेट, वी एस्केप ऑफ प्लैनेट, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2g mp अपॉन rp। mp यानी कि मास ऑफ प्लैनेट, rp यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब यहाँ पे और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, वो क्या है कि मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ प्लैनेट 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ है तो मैं इसको E से डिनोट कर दूंगा। अब इस फॉर्मूला में G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी भी वैल्यू डाल दो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब वैल्यूज़ अच्छे से बाय हार्ट कर लेना ताकि प्रॉब्लम सॉल्व में कोई भी दिक्कत ना हो। चलो अभी इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे इन सब के वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। 2 इंटू जी को वैसे ही रखो, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ लिख दो 8 इंटू मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, तो लिख दो 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 8 कैन बी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अभी मैं जो नंबर्स हैं उनको पहले लिख लूँगा, 2 and 4, 2 इंटू 4, ये जी वैसे ही इंटू ME अपॉन RE। ठीक है, अभी जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा और वो स्क्वायर रूट साइन के बाहर आ जाएगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो वो रूट साइन के बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 4 का स्क्वायर रूट 2, तो मैंने बाहर लिख दिया, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जो बचा हुआ है G इंटू ME अपॉन RE। क्या आपको ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लगता है, यहाँ पे देख लो, 2g ME अपॉन RE, और इसकी वैल्यू तो हमको पता है, दैट इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो हम इस जो पूरा पोर्शन है उसकी वैल्यू हमको पता है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 इंटू 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो हमको क्या मिला, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू 22.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब दूसरा तरीका यानी कि आपको ये पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की वैल्यू 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड है, ये आपको पता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक स्टेप्स सेम रहेंगे, कहाँ तक, इस लाइन तक स्टेप्स पूरे के पूरे सेम रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको पूरे वैल्यूज़ डालना पड़ेगा, G की वैल्यू, ME की वैल्यू एंड RE की वैल्यू। तो हम कैसा करेंगे, इक्वल्स टू 2, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, ये सेकेंड टाइप, ओके, अंडर रूट ऑफ 2gME, 2 इंटू G इंटू ME अपॉन RE। चलो तो 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। अब कैलकुलेशन देख के घबराना मत, क्योंकि इतने भी मुश्किल नहीं होते, थोड़ा आराम से सॉल्व करो, पेशेंस से सॉल्व करो, आसान हो जाएगा। चलो अभी तरीका क्या है, पहले जो 10 वाले वैल्यूज़ है उनको एक साथ लिख लो। तो हम ये वाला और ये वाला एक साथ लिख लेंगे,
और बचे हुए बाकी अलग लिख लेना। तो बचा क्या, ये 2 इंटू 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, और 10 टू द पावर -11 रह गया यहाँ लिखना, 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24। 10 टू द पावर -11 10 टू द पावर 24 एक साथ लिख लिया, 10 टू द पावर 6 यहाँ लिख लिया। अब हमको पता है कि अगर बेसिस सेम है एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई देम द पावर्स गेट एडेड, तो यहाँ पे मैं सेपरेटली करता हूँ, 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24। बेसिस सेम, मल्टीप्लीकेशन का साइन, पावर्स विल गेट एडेड। 10 टू द पावर -11 प्लस 24 यानी कि 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 13, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब 10 टू द पावर 6 भी है लेकिन डिवीजन में है, तो ऑब्वियसली ये है डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। और मैंने बताया था कि व्हेन यू डिवाइड तो क्या हो जाएगा, पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड, यानी कि ये बनेगा 10 टू द पावर 13 माइनस 6 यानी कि 10 टू द पावर 7। चलो अब इस पूरे का वैल्यू मिल गया हमको 10 टू द पावर 7। अब यहीं पे लिख लेते हैं 2 इंटू 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 6.4। अब देखो कुछ डिवाइड हो सकता है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या वो चेक कर लेना, ठीक है। अब ये जा सकता है 2 3 जा 6 और ये जा सकता है 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ठीक है। अब और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू अंडर रूट 2 3 जा इज 6, ठीक है। अब हाँ ये डिवाइड हो सकता है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा है 6.67 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 1.6। चलो अभी 6.67 इंटू 3 करते हैं, 6.67 इंटू 3, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 6.67 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 एंड डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। तो मुझे मिला 2 अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 3 यानी कि 20.01 डिवाइडेड बाय 1.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7, ठीक है। अभी क्या करेंगे 20.01 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, 20.01 ओके डिवाइडेड बाय 1.6। तो अगर मुझे डेसिमल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये डेसिमल निकल जाएगा, यानी अपने पास क्या बचेगा 2001 डिवाइडेड बाय 160। यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर दिया, इसलिए दोनों के जो डेसिमल है 2 डिजिट के बाद है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इसलिए डेसिमल निकल जाएगा। चलो अभी 2001 को 160 से डिवाइड करते हैं, ओके 2001 डिवाइडेड बाय 160, 2001 डिवाइडेड बाय 160, 161 जा 160, कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4 एंड अब बचा क्या है 1, लिख लो यहाँ पे 1। अब 16 2 जा 32 होता है, यानी ये 2 लिया मैंने यहाँ पे, तो ये 320 बनेगा। 16 3 जा 48 होता है, तो 160 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 480 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक 2 दैट इज़ 320। 1 में से 0 गया 1, 10 में से 2 गए 8 एंड 0, एक 0 ला लिया। अब 16 6 जा 96 होता है, तो ये 960 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 5 जा 80 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 800। तो कितना मिला 0 1 0। अब एक 0 और ऐड कर दो, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो 160 0 था। तो हमको अभी क्या मिला है 12.50। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, हमको जो वैल्यू मिली है 12.50, और इसको रब कर देता हूँ। 12.50 किसकी वैल्यू मिली, 20.01 डिवाइडेड बाय 1.6। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ तक 2 अंडर रूट 20.01 डिवाइडेड बाय 1.6 इज 12.50 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7। अब हमको मालूम है कि अगर इसका पावर इवन है तो हमको उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल सकता है। जैसे कि 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, इसका आधा कर लो 10 स्क्वायर होता है, राइट।
स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 4। स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 6 कितना होता है? 10 टू द पावर 3। तो मैं इसको किसके टर्म्स में लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर 6 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? 12.50 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, क्या किया है? 10 टू द पावर 7 को सिर्फ 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखा है। क्यों लिखा है? अगर इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे इवन नंबर चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको दो अलग टर्म्स में लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से ये क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर 7। चलो, तो अभी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 3 एंड बचा क्या है अभी? अंडर रूट ऑफ 12.0 इंटू 10। 12.050 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 125। करके देख लो। ओके, इट विल बी 125। अब हमको स्क्वायर रूट ऑफ 125 निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 125 कैसे निकालते हैं? 8 स्टैंडर्ड में ये सीख चुके हैं आप। ठीक है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद कॉमा डाल देना। ठीक है, इसके बाद अभी मिला है हमको 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 1 जा 1, कितना बचा? 0। जिससे मल्टीप्लाई किया वही उसमें ऐड कर देना, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 के पेयर्स में नंबर नीचे लाना, यानी कि 25 पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर 2 के आगे लोगे ये पूरे नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं 2 के आगे 2 लेता हूँ तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, यानी कि 44 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो मैं 2 के आगे 1 लिखूंगा तो ये पूरे नंबर को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 21 1 जा, दैट विल बी 21। कितना आया? 4। ठीक है, अब डिजिट खत्म तो डेसिमल पॉइंट। अब 0 लेंगे तो नॉर्मल डिवीजन के जैसा एक 0 नहीं लेना है, 2 0 लेने हैं और ये दोनों के दोनों 0 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 21 1 जा किया था तो इसमें ऐड क्या करेंगे? 1, यहाँ पे हो जाएगा 22। अब देखो 22 मिल गया। अब 22 को आगे जो भी नंबर लूँगा उसी से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि अगर मैंने 22 के आगे 2 लिया तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो हमको मिलेगा 444, जो कि इससे ज़्यादा है। तो मुझे फिर से क्या लेना पड़ेगा? 1 ही लेना पड़ेगा। तो 221 इंटू 1, यानी कि 221 कितना मिला? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7 एंड 179। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई किया था तो ऐड भी 1 करेंगे तो मिलेगा 222। यहाँ पे 2 पेयर्स में 0, तो यहाँ पे भी 2 पेयर्स में 0। अब देखो ये कितना है? 17,900 है। ठीक है, अब 222 के आगे मैं जो भी नंबर लूँगा, ओके, उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। 222 के आगे 8 लिया तो मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 8 2 जा 16, 17 18, 8 2 जा 16 17, तो हमको मिल जाता है 8 जा, ओके, तो दैट इज 17,824। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हुआ? 11.18। स्क्वायर रूट ऑफ 125 कितना आया हमारा? 11.18। तो ये बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 11.18। अब अगर इसको मैं राउंड अप कर देता हूँ 11.18 को, तो आगे वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाला नंबर 1 से बढ़ जाता है। यानी कि क्या कि अगर आपका आंसर है 2.186, 3 डिजिट में आया है, अब लास्ट का डिजिट देखो ये 5 या 5 से बड़ा होगा, तो राउंड अप करते वक्त आप सिर्फ इसको 1 से बढ़ा दो, यानी कि राउंड अप कर दिया 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो ये बनेगा 2.19। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 11 अब ये सेकेंड डिजिट है, ये भी 5 या 5 से बड़ा है, तो पहले वाला 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि 11.2 हो जाएगा, जो कि हमको आंसर में यहाँ पे मिल गया था 2 इंटू 11.2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू 11.2 यानी कितना हो गया? 22.4, 22.4 इंटू 10 टू द पावर 3। अब आप सोचो कि इसका यूनिट क्या रहेगा? हमने वैल्यूज़ मीटर्स में डाले थे, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000। 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3, तो ये बनेगा 22.4 इंटू 10 क्यूब
अपॉन 10 क्यूब। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मीटर्स को कन्वर्ट कर रहे किलोमीटर्स में। ओके, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स का, तो मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, और किलोमीटर्स को मीटर्स में मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसल एंड यू विल गेट 22 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो ये दो तरीके हैं जिनसे आप ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35,780 किलोमीटर्स above Earth's surface would take if the mass of the Earth would have been 4 times its original mass। क्या पूछा गया है? समझ लो ये अर्थ है और इसके आजू बाजू घूम रहा है सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो हमको पता है कि सैटेलाइट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना रहेगा। अर्थ का रेडियस हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर, और हाइट ऑफ द सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। यानी कि इस सैटेलाइट का डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना हुआ? दिस प्लस दिस, यानी कि आर प्लस एच। ओके, अब पूछा गया है कि ये सैटेलाइट ये ऐसे घूमेगा अर्थ के अराउंड इन एन ऑर्बिट, तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने को उसको कितना टाइम लगेगा अगर अर्थ का जो मास है 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मास है। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले लिख लो गिवन थिंग्स। गिवन में क्या क्या है? हाइट इक्वल्स टू 35,780 किलोमीटर्स। हाइट किसकी है? सैटेलाइट की, तो यहाँ लिख दो सैटेलाइट की हाइट। अब ऐसा यूनिट में हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस नहीं लेते, हम मीटर्स में डिस्टेंस लेते हैं, इसीलिए इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मीटर्स को किलोमीटर्स में करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं, और जब किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स से मीटर्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से इंटू 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 इज नथिंग बट 1000 एंड दिस इज मीटर्स। ठीक है, अभी जो जो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए वो लिख लो, जैसे कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। अब मास ऑफ द अर्थ इतना नहीं है बट इट इज़ 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मास। ये हो गया ओरिजिनल मास, लेकिन अब ओरिजिनल मास नहीं है, न्यू मास कितना है? 4 टाइम्स द ओरिजिनल मास। तो यहाँ लिखेंगे न्यू मास ऑफ अर्थ। न्यू मास ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल मास, यानी कि 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? दैट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 कितना? मीटर्स। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ। ये सब वैल्यूज अच्छे से याद रखो। चलो, अभी आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको टाइम पीरियड निकालना है ऑफ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ दिस सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम को ऊपर ले लो, स्पीड को नीचे ले लो, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब सैटेलाइट घूमेगा तो वो यहाँ से जाएगा, फिर ऐसा करेगा और यहाँ तक आएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ऑब्वियसली इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट, एंड सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr। अब ये जो सैटेलाइट है वो चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, ओके, अराउंड द अर्थ। ठीक है, जब भी ऐसा सैटेलाइट को अगर हमको चक्कर लगवाना होगा तो उसको कौन सी वेलोसिटी दी जाती है? इट इज गिवन द क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज गिवन टू द सैटेलाइट in order to put it in a stable circular orbit around the earth is called as critical velocity। और उसी के वजह से ये अर्थ के अराउंड घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपॉन vc, स्पीड, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, टाइम इक्वल्स टू 2πr अपॉन vc, इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ टाइम यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल टी से, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो 2π स्मॉल r अपॉन vc। अब ये r क्या है? r यानी कि
कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि r प्लस एच। ओके, r इक्वल्स टू r प्लस एच। तो यहाँ पे लिखो टाइम इक्वल्स टू 2 पाई, r के जगह पे लिख दो r प्लस एच अपॉन वी सी। ठीक है, अभी r प्लस एच की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। नाउ r प्लस एच इक्वल्स टू r यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, प्लस हाइट, हाइट मीटर्स में कितनी है सैटेलाइट की 35,780 इंटू 10 टू द पावर 3। अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि कुछ कॉमन लिया जाए इसमें। यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, मुझे इसको भी 10 टू द पावर 6 करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक द डेसिमल टू द लेफ्ट बाय 3 डिजिट्स। ओके, तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल को 3 डिजिट से लेफ्ट पे ला लूँगा, तो इसके अंदर 3 पावर ऐड हो जाएंगे। कैसे, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 35.780 इंटू 10 टू द पावर 6। जितने डिजिट से मैंने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया उतने ही पावर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। 3 डिजिट से लेफ्ट को लेके गया तो पावर में भी 3 ऐड हो जाएगा। अगर 4 डिजिट से मैं लेके जाता हूँ तो 3 + 4 हो जाएगा। 5 डिजिट से लेके जाता हूँ तो 3 + 5 हो जाएगा। चलो, अभी ये क्यों किया, ताकि 10 टू द पावर 6 कॉमन ले सके। तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 6 और ब्रैकेट में 6.4 प्लस 35.78। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, 35.78 प्लस 6.4 कितना हो जाएगा 8, 11, 42.18। तो हमारा r प्लस एच जो है इक्वल्स टू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वैल्यू हमको मिल गई है ऑफ r प्लस एच। चलो इन्हीं वैल्यूज़ को, सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डालते हैं और फिर कैलकुलेट करेंगे हम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी वैल्यू लिख के रख लो, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलो अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस एच की वैल्यू निकाल लिए 42.18 इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6 देन अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm अपॉन r प्लस एच की वैल्यू हमको मालूम है 2 पाई इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6। g की वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब मास ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे न्यू मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे n लिख देता हूँ। न्यू मास ऑफ द अर्थ कितना है 4 इंटू, ये मास ऑफ द अर्थ ओरिजिनल था 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो न्यू मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो यहाँ पे 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, क्योंकि जो नया मास है इट इज़ 4 टाइम्स द ओरिजिनल मास। ओरिजिनल मास क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg अपॉन r प्लस एच की वैल्यू अगेन 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, चलो अभी अगर ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये होल डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट थिंग है, तो 2 पाई इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन को कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट। सो t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट ऑफ, ऊपर जाएगा 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6 और नीचे के साइड पे रहेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, अभी 10 वाले सब चीज़ें एक साथ लिख लो और इनको पहले से कैलकुलेट कर लो। यानी कि मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पे 10 टू द पावर 6 ऊपर की तरफ, नीचे है 10 टू द पावर -11, उसको साथ में लिख लो 10 टू द पावर 24। तो क्या बनेगा 10 टू द पावर 6 अपॉन, व्हेन यू मल्टीप्लाई द पावर्स गेट एडेड, यानी कि 10 टू द पावर -11 प्लस 24, यानी बनेगा 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 13। ओके,
तो ये चीज़ याद रख लो, हमने ये और ये एक साथ सॉल्व कर लिए, तो हमको मिला 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 13। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6, 42.18 इंटू, बाद में लिखेंगे उसको 6.67 इंटू 4 इंटू 6, और नीचे की तरफ क्या आया 10 टू द पावर 13, और ऊपर की तरफ आया 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि 10 टू द पावर 6 को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा, यानी 10 टू द पावर 3 हो जाएगा वो। तो ये बनेगा t इक्वल्स टू 2 पाई 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 3। आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 टू द पावर 13 को अगर 10 टू द पावर 6 डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर 7 यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 3, और उसको बाहर ले लिया। अब बचा क्या है 6.67, यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखो 42.18, 6.67, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो बाहर आ जाएगा, राइट, तो उसको बाहर लिख लो 2, और 6 बचा हुआ है इंटू 10 टू द पावर 13। अब 10 टू द पावर 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 12, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन आई विल गेट 10 टू द पावर 13, राइट। अब 10 टू द पावर 12 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 10 टू द पावर 6, गेटिंग। तो मैं यहाँ से 10 टू द पावर 12 निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा और यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब देखो ये 10 टू द पावर 6, ये 10 टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या अपने पास, पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 इंटू 42.18 इंटू 10 क्यूब एंड अंडर रूट में 42.18 अपॉन 6.67 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। कैलकुलेशन थोड़े बड़े हैं इस प्रॉब्लम में, थोड़ा आराम से ही सॉल्व करना। चलो यहाँ पे फिर से वैल्यू लिखता हूँ, t इक्वल्स टू 3.14 इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड ब्रैकेट के अंदर 42.18 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 6, 6.67 इंटू 6 इंटू 10। अब आप देखोगे कि ये 42.18 है वो 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 7 ज़ा 42, 6 0 ज़ा 0 एंड 6 3 ज़ा 18, तो क्या मिला 7.03 डिवाइडेड बाय 6.67। तो t इक्वल्स टू 3.14 इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7.03 डिवाइडेड बाय 6.67। ठीक है, तो 7.03 को 6.67 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ 7.03 डिवाइडेड बाय 6.67। यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद, तो डायरेक्टली हम डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, यानी कि 703 डिवाइडेड बाय 667। तो 667 1 ज़ा 667, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 360, ये हो जाएगा 0 और एक 0 आ जाएगा यहाँ, तो ऑलमोस्ट 1.06 आ सकता है। 6 7 ज़ा 42, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 40, ओके, तो 5 ले लेंगे 1.05, तो हमको मिल गया 1.05 डिवाइडेड बाय 10। 7.03 को 6.67 से डिवाइड किया तो 1.05 आया। 1.05 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 3.14 इंटू 42.18 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, और एक डेसिमल इधर चला जाएगा तो 0.105 आ जाएगा। 1.05 को 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल और इधर चला गया लेफ्ट पे, तो 0.105। अब
0.105, क्या हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0.105 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 0 0 ज़ा 0, 2 डिजिट एक साथ आएंगे, दैट इज़ 10। अब 3 3 ज़ा 9, एक हो गया 1, ओके, 10 में से 9 गया 1। अब 3 + 3 6, जिससे मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे। अब इसके आगे एक 0 लगा दो, 50, तो 62 2 ज़ा 0.32 आएगा इसका, ठीक है। करके देख लो, 0.32 × 0.32। कभी कभी थोड़ा सा राउंड अप करने के लिए आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0.3 का स्क्वायर कितना होगा? 0.3 का स्क्वायर, यानी कि 0.3 × 0.3 यानी कि 9, यानी कि 0.09 आ जाएगा, ठीक है। तो आसपास कहीं पे आपको ये मिल जाएगा 0.32। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 10.24। तो इसके पास आ गया। तो ये हो गया 3.14 × 42.18 × 10⁻³ एंड 105 का स्क्वायर रूट आया 0.32, ओके। तो अब अब ये सब मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द वैल्यूज। चलो अभी ये है 10⁻³ मैं क्या करता हूँ, 3.14 × 42.18 × 10² × 10 × 0.32 करता हूँ। 10² × 10 यानी 10⁻³ होता है। ये क्यों किया? क्योंकि 10² 100 होगा, 100 से 42.18 को मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल निकल जाएगा। 3.14 × 4218 इसका मल्टीप्लिकेशन, ओके, इंटू 10 × 0.32 यानी कि 3.2 इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले 3.14 को 3.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 8 4 1 0, ठीक है। तो डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट्स यानी कि 10.048। तो ये बना 4218 × 10.048, ठीक है। इसको भी रब कर देता हूँ। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया है कैलकुलेशन। 4218 × 10.048, हम इसको राउंड अप करके 10 ले लेंगे, तो ये बनेगा 4218 × 10। चलो अभी हमको क्या मिल गया? 4218 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 4280, और आंसर किस में होगा? ऑब्वियसली इन सेकेंड्स में आंसर होगा। अब इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? अगर सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60, और मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो फिर से डिवाइड बाय 60, यानी टोटल डिवीजन कितने से होगा इसका? 60 × 60 यानी कि 3600 से। तो याद रखो, जब भी सेकेंड्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो जस्ट डिवाइडेड बाय 3600। चलो तो अभी ये और ये 0 कैंसिल, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड लास्ट में 0 एंड 9, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 180 ज़ा 360। तो हमको क्या मिला? 2109 डिवाइडेड बाय 180। चलो 2109 को हम डिवाइड करते हैं 180 से, तो 181 ज़ा 180, 0 यहाँ पे आ जाएगा 8 9 10 11 3, यहाँ पे 0 और ये 9। अब 182 ज़ा कितना होता है? 360 होता है, तो 1 ही लेना पड़ेगा। नंबर्स ख़त्म तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ले लो 180। 9 में से 0 गया 9, 10 में से 8 गया 2 एंड 2 में से 1 गया 1। अभी हो जाएगा 1290। कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 7 से करके देखते हैं। 180 × 7, 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 एंड 12, 1260। तो 1260। 9 में से 6 गए 3
एंड अगेन 300। ओके, तो 11.71 हमको मिलता है। और अब ये आंसर किस में हो गया? ये हो गया आंसर इन आवर्स। ठीक है, हमने सेकेंड्स को कन्वर्ट किया आवर्स में, जिसके वजह से हमने उसको डिवाइड किया 3600 से। सो आंसर हो गया 11.71 आवर्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 आवर्स। सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, तो चलो अभी सॉल्व करते हैं थर्ड प्रॉब्लम। इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन राउंड द अर्थ in t seconds is h1 meter, then what would be the height of a satellite taking 2√2 t seconds for one revolution? क्या पूछ रहे हैं कि ये अर्थ है और इसके आजू बाजू जो पहला सैटेलाइट घूम रहा है, ओके, उसको कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी यहाँ से जाएगा और वापस यहाँ पे आएगा। तो पहले सैटेलाइट को लग रहे हैं 2 t seconds टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और उसका हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितना है? h1। कितना है? h1। ठीक है, अब और एक सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा हाइट पे है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और उसका जो हाइट है इट इज़ h2। कितना है? h2। ये हम सपोज करेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट बी h2। तो ये h2 की वैल्यू कितनी है ये हमको ढूंढ के निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि पहले वाले सैटेलाइट को लगते हैं t सेकेंड्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और सेकेंड सैटेलाइट को लगते हैं 2√2 t सेकेंड्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। यानी कि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पे है, इसको कम टाइम लग रहा है क्योंकि ये कम दूरी पे है। चलो तो अभी इसका सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? हाइट ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट, हाइट ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इक्वल्स टू h1 मीटर्स। ठीक है, एंड लेट हाइट ऑफ सेकेंड सैटेलाइट बी इक्वल्स टू h2 मीटर्स। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ सेकेंड सैटेलाइट इक्वल्स टू h2 मीटर्स। पहले वाले का h1 लिया, सेकेंड वाले का h2 लिया। अब हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है, तो पहला हेडिंग डालो, टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट सैटेलाइट। टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट सैटेलाइट, टाइम पीरियड कितना लगने वाला है उसको? t टाइम लगने वाला है, राइट? t सेकेंड्स लग रहे हैं, यानी कि टाइम इन सेकेंड्स t है, तो t इक्वल्स टू 2 पाई, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पहले वाले का? दैट विल बी r प्लस h1। ठीक है, नहीं समझ आया? ये क्या है? 2 पाई r अपॉन vc, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 पाई r छोटा जो है उसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो दो चीज़ें हैं, एक डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दूसरा डिस्टेंस है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो h1 जो डिस्टेंस होता है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, लेकिन कैलकुलेशन में हम लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसके अंदर हम, ये क्या हो गया? नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसमें r मिला देंगे, तो टोटल छोटा r जो है इट इज़ इक्वल टू r प्लस h1। तो ये बनेगा 2 पाई r के जगह पे r प्लस h1 अपॉन vc का फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h1। यहाँ पे h1 लेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा हमको, राइट? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 2 पाई r प्लस h1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r प्लस h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग, t इक्वल्स टू, ओके। अब ये था फर्स्ट सैटेलाइट का, लेट अस कैलकुलेट फॉर सेकेंड सैटेलाइट। टाइम पीरियड फॉर सेकेंड सैटेलाइट, टाइम पीरियड फॉर सेकेंड सैटेलाइट, टाइम पीरियड कितना लग रहा है सेकेंड सैटेलाइट को? 2√2 t सेकेंड्स, तो यहाँ पे लिख दो 2√2 t सेकेंड्स। किसका टाइम पीरियड है? ये सेकेंड सैटेलाइट का, एंड दैट इज इक्वल टू
2 पाई। अब सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, हाइट 1 पहले वाले सैटेलाइट का था, सेकेंड सैटेलाइट की हाइट कितनी है, h2, तो वहाँ पे लिख दो r प्लस h2 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm। यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि m इज द मास ऑफ द अर्थ, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मास ऑफ द अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये दोनों वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 2√2t इक्वल्स टू 2 पाई। हाँ, यहाँ पे मैं r प्लस एच लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लिखो r प्लस h1, ठीक है, और gm अपॉन r प्लस h1। ठीक है, तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो आगे लिखते हैं इसको, ये वाला फिर से लिख देता हूँ, 2√2t टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड सैटेलाइट दैट इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h2 अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h, अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h2 हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड सैटेलाइट का है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2√2t इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h2 इंटू अंडर रूट ऑफ r प्लस h2 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये था फर्स्ट इक्वेशन, वो था सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अगर इन दोनों को सॉल्व करना है हमको, तो वी विल डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय द फर्स्ट इक्वेशन। क्या करना है, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये लिख लो, 2√2t इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h2 इंटू अंडर रूट ऑफ r प्लस h2 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm, दिस होल डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, t इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h1 इंटू अंडर रूट ऑफ r प्लस h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, तो जो जो कट जाता है वो सब काट लो, जैसे कि ये t और ये t कट जाएगा, ये 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा, और ये gm और ये gm भी कट जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा अभी, 2√2, ठीक है, 2√2 इक्वल्स टू r प्लस h2 इंटू अंडर रूट ऑफ r प्लस h2, ठीक है, अपॉन क्या क्या बच गया, r प्लस h1 एंड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ r प्लस h1। चलो अभी इसको सॉल्व करना है हमको, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इंडाइसेस के रूल्स आपको याद रखना है। अब एक चीज़, आपको किसी ने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को और कोई तरीके से लिख सकते हैं क्या, विदाउट द स्क्वायर रूट साइन। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं विदाउट द स्क्वायर रूट साइन। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 1/2। किसी ने पूछा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 6 को कैसे लिखोगे, 6 टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट यानी कि ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2। किसी ने आपको पूछा कि 10 स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट पूछा है, या ले लो 3 स्क्वायर का क्यूब रूट पूछा है, ओके, 3 स्क्वायर का क्यूब रूट, तो ये क्या बनेगा, 3 टू द पावर 2/3। जो रूट है, थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और जो अगर इसको पावर है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब सिंपल देखो, आपको बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखना है, तो इसका पावर तो 1 है, तो ये बनेगा 3 टू द पावर 1/2। अगर आपको 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट पूछा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 2/2। अगर मुझे क्यूब रूट पूछा
ऑफ 3 स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 3 टू द पावर 2/3। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल लेके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 2√2 इक्वल्स टू ये r+h2, ठीक है, ये होल का पावर तो कुछ नहीं है यानी 1 है। अब देखो ये स्क्वायर रूट में r+h2 है, तो अगर मुझे स्क्वायर रूट साइन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ h, इसको विदाउट स्क्वायर रूट साइन लिखो तो कैसे लिखोगे h टू द पावर 1/2। तो ऑब्वियसली आपको पूछा जाए कि r+h को विदाउट स्क्वायर रूट साइन कैसे लिखोगे, तो ये बनेगा r+h टू द पावर 1/2। क्यूब रूट रहता तो क्या करते, अगर यहाँ पे क्यूब रूट रहता तो r+h टू द पावर 1/3 कर देते। चलो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये बनेगा r+h2 टू द पावर कितना 1/2 एंड अपॉन यहाँ पे r+h1, इसको भी वही कर दो, ठीक है, अंडर रूट साइन निकाल दो तो r+h1 टू द पावर 1/2। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, ये मिटा देता हूँ। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलो अभी हमको मालूम है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स गेट एडेड, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर 1 है, यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर a टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 2 रहा तो पावर्स विल गेट एडेड, यानी ये a टू द पावर 8 बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बेसिस सेम है, r+h2 r+h2 का पावर 1 है, r+h2 का यहाँ पे पावर 1/2 है और दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द पावर्स विल गेट एडेड, यानी कि ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2√2 इक्वल्स टू r+h2 टू द पावर 1 इंटू r+h2 टू द पावर 1/2, तो पावर्स विल गेट एडेड, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 1/2, तो ये बनेगा r+h2 टू द पावर 1 + 1/2। ठीक है, 1 + 1/2। नीचे भी क्या आ जाएगा r+h1 इंटू r+h1 टू द पावर 1/2, इसका पावर भी 1 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा r+h1 टू द पावर 1 + 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 2√2 इक्वल्स टू r+h2 टू द पावर 2 × 1 2 + 1 3 3/2, और यहाँ पे मिलेगा r+h1 कितना, ये भी 3/2। अब दोनों भी 3/2 है तो मैं उनके लिए कॉमन ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा 2√2 इक्वल्स टू r+h2 अपॉन r+h1 टू द पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे √2 है, मुझे ये रूट साइन निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा उसको 2 × 2 टू द पावर, विदाउट स्क्वायर रूट साइन लिखना है तो ये बनेगा 1/2, राइट, इक्वल्स टू, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, ये फिर से r+h2 अपॉन r+h1 टू द पावर 3/2। अब बेसिस से मल्टीप्लाई करने के बाद पावर्स गेट एडेड, यानी कि 2 टू द पावर 1 + 1/2 इक्वल्स टू r+h2 अपॉन r+h1 एंड होल टू द पावर 3/2। देखो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1 + 1/2 पहले कर चुके हैं, दैट इज 3/2, यानी कि 2 टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू r+h2 अपॉन r+h1 टू द पावर 3/2। अब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर पावर्स इक्वल तो उनके बेसिस भी इक्वल, और अगर बेसिस इक्वल तो उनके पावर्स भी इक्वल। यहाँ पे पावर्स इक्वल है तो क्या मिलेगा हमको कि उनके बेसिस भी इक्वल है। यहाँ पे बेस क्या है r+h2 अपॉन r+h1, तो ये बनेगा देयरफॉर 2 इक्वल्स टू r+h2 अपॉन r+h1। ठीक है, अब r+h1 को इधर लेके जाता हूँ तो ये बनेगा 2 × r+h1 इक्वल्स टू r+h2। ओके, 2 × r 2r प्लस 2 × h1 2h1 इक्वल्स टू r+h2। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, h2 निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट, तो r को इधर ला लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 2r - r प्लस 2h1 इक्वल्स टू h2। अब 2r - r कितना होता है r,
तो r प्लस 2h1 इक्वल्स टू h2। तो हमको क्या मिल गया, देयरफॉर h2 इक्वल्स टू r प्लस 2h1। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, h2 इक्वल्स टू r प्लस 2h1। सो ये क्या था, हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट। कब, जब उसका टाइम पीरियड कितना था, 2√2t सेकेंड्स। चलो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।